हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर नेट एजुकेशन के प्रैक्टिस सीरीज में एमसीक्यू का क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 16 है। तो आज हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू सेट्स। इसमें दो सेट दिए गए हैं जिसमें कि इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम है। एक में इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम इंटेलिजेंस, और दूसरा है उनका मुख्य समर्थक और तर्क जो उसको दिए हैं, जिन्होंने उसको परफॉर्म किया है, उनके नाम है। तो इनको हमें मैच कराना है। तो सेट 1 बता रहा है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सेट 2 बता रहा है उसके जो प्रोपोनेंट हैं, जो प्रस्तावक हैं, जो उस थ्योरी को लाए हैं, उनके नाम और उनकी परिभाषा या उसके बारे में जो उन्होंने बताया है। ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी पहला दिया है, और दूसरा है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फिर तीसरा है थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जिसको द्रव्य और क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। चौथा है कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको हमें मैच कराना है। तो नाम किसके किसके आए हैं प्रस्तावक में? एक है स्टम्बर, जिन्होंने बुद्धि को पढ़ाया जा सकता है और कक्षा में इसके सीखने के लिए तार्किक स्थान है। कक्षा को उन्होंने इसको सिखाने के लिए लॉजिकल प्लेस बताया। दूसरा कैटल है, जो इंटेलिजेंस को बोलते हैं कि ना तो ये राजशाही है, ना ओलिगार्किक, और ना ही अराजक है। मतलब कि उनका इंटेलिजेंस को उन्होंने दूसरे तरह से बताया। कैटल ने क्या बताया? कैटल का इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो हमें बताता है कैटल का इंटेलिजेंस थ्योरी क्या कहता है ना, तो वो पूरी तरह कैटल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस ना ही राजशाही है, मतलब ना ही वो मोनार्किक है, ना ही ओलिगार्किक है, ना ही अनार्किक है। और तीसरा है द्रव्य और क्रिस्टलाइज थ्योरी, जो यह बताता है कि नहीं, थर्स्टन है जो बुद्धि प्रकृति में कुलीन तंत्र है, उनका मानना है कि कुलीनों को बुद्धि मिलती है। और चौथा है गार्डनर का इंटेलिजेंस, जिन्होंने बताया कि यह एक क्षमता है और इसकी शैली के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब हमें मैच करना है, तो हमें देखना है कि किसने किस थ्योरी को दिया है। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है ना, वो किसने दिया था? वो दिया था मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दिया था हमें थर्स्टन ने। तो हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरी को जोड़ते हैं थर्स्टन के सिद्धांत से। ठीक है। और फिर हम अगला है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जिसको हम कहते हैं बहुविधि, बहुत तरह के बुद्धि का सिद्धांत। तो मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है गार्डनर ने। गार्डनर ने बहुत तरह के इंटेलिजेंस को बताया, जिसमें उन्होंने काइनेस्थेटिक, तो बॉडी से संबंधित, तो लैंग्वेज से संबंधित सब तरह के सिद्धांतों को बताया। और तीसरा है थ्योरी ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये कैटल ने बताया था। कैटल का कहना था कि कोई भी इंटेलिजेंस को फ्लूइड इंटेलिजेंस, द्रव्य इंटेलिजेंस और क्रिस्टलीकृत बुद्धि का सिद्धांत बताया। तो इसमें जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो क्या बताता है कि रिलेशनशिप वो परसीव करता है, रिलेशनशिप को परसीव करता है किसी भी प्रीवियस
किसी भी वो जनरल इंटेलिजेंस हमें लर्न करना सिखाता है, वो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस बताता है रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है वो हमें स्टोर्ड नॉलेज जो होता है हमारे दिमाग में, और या जो पास्ट एक्सपीरियंस को होता है उसको हम जब रिकॉल करते हैं तो वो हमारा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, जो हम रीजनिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो ये ब्रेन के सिस्टम को, डिस्टिंक्ट ब्रेन सिस्टम को बताता है। तो ये कैटल का दिया हुआ हो गया, और कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग का दिया हुआ है। अब एक एक करके हम सबके थ्योरी को, पहले हम स्टर्नबर्ग के थ्योरी को समझते हैं। कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? तो हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि हमें किसी भी स्थिति में एडजस्ट करने को सिखाता है। तो कोपिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पहले इनका हम देखें तो ये गार्डनर का थ्योरी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, सब तरह के इंटेलिजेंस को बताता है। और थर्स्टन का थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस समूह इंटेलिजेंस सिद्धांत कहते हैं। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जो है वो हमें ये बतलाता है कि वो वर्बल कंप्रीहेंशन की क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है लोगों में, स्पेशियल एबिलिटी, परसेप्शन की, 5 इंद्रियों को का प्रयोग करके संपूर्ण विवरण देने की शक्ति जो होती है उसे परसेप्चुअल स्पीड बोलते हैं। वर्ड फ्लुएंसी जो लोगों में होता है, जो मेमोरी होता है, इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होता है, ये सारे इंटेलिजेंस को थर्स्टन ने बताया। थर्स्टन की बुद्धि सिद्धांत में बता ये पता चला। स्टेनबर्ग की थ्योरी, स्टेनबर्ग की थ्योरी क्वेश्चन स्टर्नबर्ग है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हमें बताता है कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसमें लोग हम कहते हैं कि राह चलते जो स्ट्रीट स्मार्ट्स होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जो काम आपको एवरीडे लाइफ में होता है उसको आप अपने नॉलेज को अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, तो उसे हम प्रैक्टिकल थ्योरी, स्ट्रीट स्मार्ट या वो इंटेलिजेंस कहते हैं। क्रिएटिव में हम कुछ नया करते हैं, और एनालिटिकल में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब उसका एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी थ्योरी जो है तो कोप करते हैं हम क्रिएटिव होकर, प्रैक्टिकल होकर और एनालिटिकल होकर। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर होगा 1, 3, 4, 2, 1। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी को हमने किससे जोड़ा? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी गार्डनर का। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसका हो गया? हमारा थर्स्टन का। और क्रिस्टल वाला हो गया, और द्रव्य वाला कैटल का। और कोपिंग थ्योरी स्टेनबर्ग का। इसमें हम क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल होकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो 2 सेट्स ऑफ इन विच सेट 1 क्या है? एक आयाम बता रहा है, डायमेंशन किसका? इमोशनल इंटेलिजेंस का, बुद्धि, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आयाम बता रहा है, और दूसरा है उसकी विशेषताएं। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस एक्ट, आत्म जागरूकता। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट एंड वांट, स्व प्रबंधन। तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा। चौथा है एम्पैथी, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं। और पांचवा है सोशल स्किल। अब इसे हमें मैच कराना है, ठीक है। तो मैं पहला है सेल्फ अवेयरनेस, जो होता है वो नॉलेज और ट्रू फीलिंग एट द मोमेंट जो होता है, ये पूरा एक साथ में है, तो इसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा है
सेल्फ मैनेजमेंट ये होता है हैंडलिंग वंस इमोशंस टू फैसिलिटेट रेदर देन हिंडर द टास्क। मतलब स्व प्रबंधन में क्या है कि हम किसी की भावनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कार्य करते हैं, उसमें बाधा नहीं डालते हैं। तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन में क्या है कि हम स्टेइंग एट इन द कोर्स ऑफ डिजायर्ड गोल। वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लगे रहते हैं, दिशा में हम बने रहते हैं, पाठ्यक्रम नहीं होगा। उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी का होता है being able to sense what others feel and want। मतलब सहानुभूति में ये समझने की क्षमता होती है कि दूसरे क्या महसूस करते हैं और क्या चाहते हैं। मतलब खुद को दूसरे की परिस्थिति में रहकर समझना कि इस स्थिति में मान लीजिए आपके साथ ऐसी कुछ घटना घटती, कुछ जो चीज़ आप कर रहे हो आपको उसको नागवार लग रहा है, उस स्थिति में खुद को रख कर देखें और महसूस करना, तो इसे हम कहते हैं सहानुभूति, एम्पैथी। सोशल स्किल क्या होता है? सोशल स्किल होता है एबिलिटी टू गाइड अदर्स इमोशंस एंड द वे द एक्ट। दूसरे की भावनाओं को समझना और उनको उनके कार्य करने के तरीकों को मार्गदर्शन करना। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू सेट्स इन विच सेट वन गिव्स द give the names of proponents of constructivist approach while set 2 offers the recommended procedures of knowledge construction। तो पहला सेट में हमें नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट और उनके अप्रोच का, और दूसरे में उनका नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें और डिस्कस कर लेना चाहिए। उसमें क्या था कि इंटेलिजेंस के बाद वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देख लें। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि अपने इमोशनल पॉसिबिलिटी को समझना और एक्सपीरियंस करना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस हमें एक्नॉलेज करने में मदद करता है कि हम कॉन्शियस हैं दूसरे की अपने फीलिंग के बारे में। बिकॉज और ये सेल्फ अवेयरनेस बेसिक कॉम्पिटेंस है जो कि बाकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में मदद करता है। तो इसमें इमोशनल अवेयरनेस होता है जिसमें कि आप अपना इमोशन और उसका इफेक्ट आप पर क्या पड़ रहा है इसको समझते हैं। फिर आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपने बारे में समझते हैं, अपने स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपनी कमियों को समझते हैं, और आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलता है कि आप कितने सेल्फ वर्थ है या आप क्या कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ मैनेजमेंट एक्ट में क्या होता है? खुद को रेगुलेट करना। तो सेल्फ रेगुलेशन में क्या है कि मैनेज और रेगुलेट करना अपने इमोशनल एक्सपीरियंस को। इसके अलावा अपनी अभिव्यक्ति को कंट्रोल करना। कैसे रेगुलेट करते हैं? यह एक कॉम्पिटेंसी है जो कि आपके सोशल कंटेक्स्ट में आपकी स्मूथ फंक्शनिंग को निर्धारित करता है। और ये सब इसके सेल्फ रेगुलेशन के 5 कंपोनेंट हैं। उसमें सेल्फ मैनेजमेंट में ये क्या क्या है? सेल्फ कंट्रोल, जिसमें कि आप डिसरप्टिव कोई भी इमोशन आपको आ रहा है उसको आप चेक कर सकें। ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। कॉन्सेंटियसनेस भी आता है इसमें कि आप पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर एडाप्टेबिलिटी होता है, और इसके अलावा इनोवेटिवनेस मतलब कि आप ओपन हैं और कंफर्टेबल अपने को करना, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में। और
कोई भी चेंज आ रहा है उसको आप हैंडल कर सकते हैं फ्लेक्सिबली। सेल्फ मोटिवेशन क्या हो गया? सेल्फ मोटिवेशन में क्या होता है कि आपका इमोशनल कॉम्पिटेंस है जो कि आपको मोटिवेटेड रखता है और कुछ नए गोल की ओर मोटिवेट करता है। और मोटिवेशन जो है वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करके आपको मोटिवेट रखता है। इसके भी कम कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है अचीवमेंट ड्राइव, मतलब कि आप अपने स्टैंडर्ड या एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा है कमिटमेंट, कि आप अपने गोल को पूरा करने में लगे हैं। तीसरा है इनिशिएटिव, जो कि किसी भी चीज़ में आप रेडी रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कोई अवसर मिलता है तो उस पर कार्य करने के लिए, और आप आशावादी होते हैं। और सोशल अवेयरनेस में एम्पैथी क्या है? दूसरे की फीलिंग को समझना और एक्टिव इंटरेस्ट लेना है दूसरे के लिए। सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब कि आप किसी के नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे के नीड को समझकर उन्हें हेल्प करना। और सोशल स्किल होता है जो कि आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं ताकि आपको समाज में एक्सेप्ट करते हैं लोग। और उसके अलावा लीडरशिप आता है इसमें, आपके प्रभाव, आपके कम्युनिकेशन, आप कम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये बॉन्ड आप कैसे लोगों से क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम अलग से भी थोड़ा समझ लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह पूछा जा रहा है कि जीन, कुछ प्रोपोनेंट्स का नाम दिया गया है जिसमें जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड आसुबेल एंड लियो ब्योट्स्की का नाम है। इसमें आपको बताना है कि उन्होंने क्या क्या थ्योरी, नॉलेज कंस्ट्रक्शन या ज्ञान निर्माण का क्या क्या प्रक्रिया किया है। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके देखते हैं और उसे समझते हैं। तो पहला हम देख जीन पियाजे, और इसके साथ साथ नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रोसीजर भी दिया हुआ है। तो पहला जीन पियाजे। जीन पियाजे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो जीन पियाजे ने आत्मसात, आवास और आधारित संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के बारे में कहा था। जीन पियाजे के सिद्धांत में हमें बताया गया था, आपने पढ़ा होगा, कि उन्होंने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडॉप्शन, इनका कॉग्निटिव अप्रोच था और उन्होंने इसको इन सब शब्दों का प्रयोग किया था। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में इन शब्दों का प्रयोग किया था। जेरोम ब्रूनर ने क्या, ये एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेटरी लर्निंग अप्रोच दिया था। डेविड और सुबेल का क्या कहना था? वो उन्होंने एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर और कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर बेस्ड लर्नर अप्रोच दिया था। उन्होंने तुलनात्मक आयोजक आधारित शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण बताया था। फिर लेव्योत्स्की ने क्या किया था? पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरएक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच बताया था। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो हम जेन पियाजे के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा जेरोम ब्रूनर अप्रोच को थोड़ा सा समझते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने क्या सिद्धांत दिया था? कंस्ट्रक्टिव ग्रुप उनका थ्योरी था। सबने कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने थ्योरी डेवलप किया था इस आइडिया पर कि एजुकेशन का जो गोल है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका विश्वास था कि डेवलपमेंट डिस्क्रीट स्टेज में नहीं होता है, मतलब कि वो कंटिन्यूस होता है। और उनका कहना है कि लैंग्वेज जो है वो लर्निंग का कॉज है। उन्होंने अपने नॉलेज और उन्होंने कोडिंग सिस्टम भी डेवलप किया। पहला तो पियाजे का थ्योरी है, दूसरा व्योत्स्की का और तीसरा ब्रूनर का है। तो ये
थ्योरी जो है ब्रूनर का ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी के साथ साथ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी है। उसके बाद आता है ऑसुबेल, डेविड ऑसुबेल की थ्योरी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने लर्निंग का थ्योरी में ये बताया कि नया नॉलेज जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पहले से जो हमें पता होता है उससे जुड़ा होता है। तो उन्होंने ऑसुबेल्स कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में उन्होंने कहा कि लर्निंग न्यू नॉलेज जो है वो पहले से जो हमें जानकारी होती है उस पर आधारित होता है। तो नॉलेज का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारे ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और इवेंट्स को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी रहता है उसके जरिए हम कुछ नया नॉलेज को जो अक्वायर करते हैं तो उसे उन्होंने बताया था। इसीलिए उनका जो है वो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर, एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर एंड कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर लर्नर के अप्रोच पर आधारित है। उसके बाद आता है व्योट्स्की का। व्योट्स्की का सिद्धांत क्या कहता है हमें कि उनका वाइगोट्स्की भी कहते हैं इनको, व्योट्स्की या वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है ह्यूमन लर्निंग का, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग दो लेवल पर लर्न करता है। पहला तो इंटरेक्शन विथ अदर्स और दूसरा कि उनके मेंटल पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरेक्शन से होता है और फिर सोशल लर्निंग से होता है। तो ये हो गया हमारा वेरियस प्रोपोनेंट्स एंड उनके नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर को हमने जाना। अब हम देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ सीक्वेंस में टर्म्स दिए हुए हैं जो कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को बताते हैं, तो हमें उनका सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या था, ऑडियो एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, आईसीटी सपोर्टेड एड्स, आईसीटी से समर्थित। आईसीटी तो सबसे पहले क्या आया था, देखिए इसमें पहला खाली देखने से हमें समझ में आएगा। ऑडियो पहला है ऑडियो एड्स, दूसरा है दूसरा के शुरुआत में है, पहला है ऑडियो एड्स, ये देखिए। दूसरे में है आईसीटी एड्स, तो बाद में आया वीडियो एड्स भी बाद में, ऑडियो विजुअल भी बाद में आया। तो सबसे हमारा बस इसको देखने से ही आंसर पता चल रहा है। तो पहले ऑडियो एड्स आया, फिर वीडियो, तब ऑडियो विजुअल आया और फिर आईसी सपोर्टेड। तो हमारा आंसर है, आंसर यहाँ आएगा ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। आप इसको सीक्वेंस में खाली चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is correct sequence of staff recruitment? अब स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए सही क्रम कौन सा है, इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे। टेस्टिंग कम इंटरव्यू, इंटरव्यू, जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी किसी चीज का रिक्रूटमेंट होता है तो सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहले जॉब एनालिसिस, किस तरह का जॉब है, बट एडवर्टाइजमेंट उसके बाद आता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर अपॉइंटमेंट। टेस्टिंग कम इंटरव्यू पहले नहीं होता है, इंटरव्यू पहले नहीं होता है, जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट। पहले जॉब का एनालिसिस करते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, फिर अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो इसका सीक्वेंस भी इस तरह से होगा। तो इसमें क्या है, आपका सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे ना, चारों ऑप्शन में सीक्वेंस देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए रैंडम सैम्पलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन ऑर्डर। अभी सीक्वेंस का ही क्वेश्चन चल रहा है। यादृच्छिक नमूना लेने की प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया अनुक्रम के क्रम में है, मतलब पहले सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, दूसरा है डिसाइड द सैंपल साइज, तीसरा है लिस्ट ऑल यूनिट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, ड्राइंग सैंपल बाय रैंडम। अब आपको देखना है कि सबसे पहले क्या करना है, तो बस पहला को पकड़ लेना है तो सारा सीक्वेंस अपने आप आएगा। लक्षित आबादी को परिभाषित करें, नमूना का आकार तय करें, लक्षित जनसंख्या की सभी इकाइयों की सूची, नमूना इकाइयों की सूची, यादृच्छिक द्वारा नमूना।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लक्षित आबादी खोजेंगे ना, टारगेट पॉपुलेशन हमारा क्या है, उसके बाद हम सैंपल साइज डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम टारगेट पॉपुलेशन, फिर सैंपल साइज, फिर यूनिट्स कितना लेना है टारगेट पॉपुलेशन का, फिर सैंपल कैसे लेना है, तो रैंडमाइजेशन का के द्वारा। तो बस इसमें भी हमने क्या किया कि सब चारों का पहला देखा और उसके बाद हमें मिल गया कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, in the developmental stage of reading, when the child becomes aware of the ways in which letters are combined leading to distinct sounds is referred as। पढ़ने के विकास के चरण में जब बच्चा पढ़ाई के बारे में जब बच्चा जागरूक होता है ना, तो कि जिस तरीके से अक्षरों को जोड़कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज, ऑर्थोग्राफिक स्टेज, ब्लेंडिंग स्टेज और पिक्टोरियल स्टेज। तो सिंबॉलिक स्टेज में क्या होता है, सिंबॉलिक स्टेज में सिंबल्स के द्वारा बताए जाते हैं, और ऑर्थोग्राफिक स्टेज में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक स्टेज में जब पढ़ने के विकास के चरण में बच्चे जब सीखते हैं ना, तो ये ऑर्थोग्राफिक स्टेज तब होता है जब बच्चे डू नॉट नीड टू साउंड आउट वर्ड्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। वो क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को पहचानते हैं ऑटोमेटिकली और उसकी मीनिंग को समझते हैं, और उसके तब वो अपने प्रीवियस स्टेज से ऑर्थोग्राफिक स्टेज जो है ना वो थर्ड स्टेज है। तो डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ रीडिंग जब चाइल्ड क्या होता है, अवेयर हो जाता है कि लेटर किस तरह से कंबाइंड किया गया है और एक डेफिनिट साउंड को बता रहा है, तो उसे हम ऑर्थोग्राफिक स्टेज कहते हैं। यहाँ बच्चे वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं क्विकली और एक्यूरेटली भी। ये फेज कब एक्टिवेट होता है, जब टाइम के साथ होता है और वो स्पेशलाइज्ड एरिया में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है और बच्चे उसको फिर पढ़ पाते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं, और पिक्टोरियल स्टेज तो इनिशियल स्टेज होता है। अगला क्वेश्चन है, वेब 2 टेक्नोलॉजी क्या है, विच आर हेल्पिंग इन एक्वायरिंग मल्टीपल नॉलेज। ठीक है, तो वेब 2 टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल नॉलेज को एक्वायर करने में बताता है। वेब 2 टेक्नोलॉजी पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको पढ़ लेंगे, आपके सिलेबस में वेब 2 टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेब 2 टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो हम बता रहे हैं कि वेब 2 टेक्नोलॉजी एक टर्म है जो कि बहुत सारे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, जो किसी को भी मदद करता है इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में और शेयर करने में ऑनलाइन। जो भी हमने क्रिएट किया, जैसे हम जो आपके साथ बनाकर शेयर कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए, इट इज़ कॉल्ड वेब 2 टेक्नोलॉजी। तो ये मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बना के, या कहीं भी आप फेसबुक में, विकीपीडिया, यूट्यूब, कहीं भी, तो ये टेक्नोलॉजी है। ये लोगों को क्या करता है, मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है, तो मटेरियल क्रिएट करने, ऑनलाइन मटेरियल क्रिएट करने में, शेयर करने में, कोलैबोरेट करने में और कम्युनिकेट करने में। तो इसे हम वेब 2 टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, विकीपीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, वेब ब्लॉग, सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो तीन ही चीज़ दिया है, ये सारी चीज़ें इसमें होता है, जहाँ पर कि आप मटेरियल क्रिएट करते हैं ऑनलाइन और उसको शेयर करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसे हम वेब 2 टेक्नोलॉजी कहते हैं, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी आप वीडियो देख लेंगे तो आपको मिल जाएगी।
अब अगला क्वेश्चन है कि साइबरनेटिक्स वर्ड सबसे पहले किसने प्रयोग किया। तो सबसे पहले साइबरनेटिक्स वर्ड नॉर्बर्ट विनर ने प्रयोग किया था। ये वर्ड उनके द्वारा कॉइन किया गया था। और साइबरनेटिक्स है क्या, तो ये साइबरनेटिक इज द स्टडी ऑफ कंट्रोल्स ऑफ एनी सिस्टम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके कंट्रोल किसी सिस्टम को करना। तो इस अप्रोच का क्या मतलब है, यहाँ एसेंस क्या है कि इसको understand the function and process of systems capable of receiving, storing and processing जो इंफॉर्मेशन है, और इसके बाद इसे अपने कंट्रोल के लिए यूज करना, इसे साइबरनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो साइबरनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है साइबरनेटिक्स, और इसका यूज क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी है कम्युनिकेशन और कंट्रोल का, जिसमें कि ह्यूमन और एनिमल के ब्रेन को हम मशीन से कंपेयर करते हैं, और उसे साइबरनेटिक किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करता है, किसे, टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो साइबरनेटिक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, इंजीनियरिंग डिवाइसेस जो होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल जो करता है, जैसे और कहीं ऑटोमेटिक पायलट होता है जो कि, या फिर जो रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ह्यूमन ब्रेन, ये सारी चीज़ें साइबरनेटिक का उदाहरण है। तो ये रॉबर्ट विनर ने सबसे पहले इसे 1948 में यूज किया था ये वर्ड, और इसे कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन एनिमल एंड ह्यूमन मशीन, ये सेल्फ रेगुलेटिंग ह्यूमन मशीन है जो कि सेंसर का यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। ठीक है, और साइकोलॉजी में साइबरनेटिक्स क्या है, गोल ओरिएंटेड सेल्फ रेगुलेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। साइबरनेटिक का दूसरा वर्ड क्या है, तो कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें साइबरनेटिक्स कहलाती हैं। साइबरनेटिक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे ये लैंग्वेज ऑफर करता है, वोकेबलरी देता है, फ्रेमवर्क्स देता है, जो साइंटिस्ट को एनेबल करता है कि बहुत सारे डोमेन्स ऑफ नॉलेज को यूज कर सकें या बना सकें। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट, मैस्लो के हायरार्की से सुना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर कम्स अंडर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इस समय हमें फिर अभी सीक्वेंस में चीज़ें देखनी है, तो आपको देखना है सबसे पहले कि पहला वाला देखते जाइए, सब ABCD का जो भी ऑप्शन है उसका पहला टर्म देखिए, तो आपका हायरार्की समझ में आएगा। पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी, लव, esteem, physiological needs, self actualization, esteem, safety, physiological needs, safety, love, esteem, physiological need, esteem, self। तो मैस्लो का जो हायरार्की है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो सबसे पहले हमें हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना होता है। फिजियोलॉजिकल नीड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसके बाद का भी तो देखना है हायरार्की। तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड है, उसके बाद सेफ्टी, पहले हमारी शारीरिक जरूरत भूख प्यास मिटे, उसके बाद हमें सुरक्षा, फिर लव, तब हमें सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका आंसर है C। So that's all for today. So it is all. I have forgotten to write courtesy Google, so let me write it. जो भी आजकल हम लोग नेट में काम करते हैं सारा गूगल के ही से साभार हम लेते हैं। That's why I have to write this. That's all for today. Thank you.